हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, पीईटी निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए जो लॉन्च हुआ है, उसमें साइंस बैच की श्रृंखला लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसमें आपका साइंस का प्रैक्टिस चल रहा है। विगत वर्षों में आए हुए जो प्रश्न होते हैं, उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, चाहे उसमें केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो। आप जानते हैं, उनको बेहतर तरीके से आपके सामने आप प्रोवाइड करना और उसकी अच्छे से व्याख्या करना, ये मेरा ध्येय है। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए शुरू किया जाए आज की क्लास को। देखते हैं आज कैसे कैसे प्रश्न हैं। तो आज के जो प्रश्न हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले ही अवगत करा दूं उन प्रश्नों से। तो आज केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रश्न, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आप लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। इन प्रश्नों को इस प्रकार से हल कीजिए कि एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न तैयार हो जाएं आपके। तो यही मेरा लक्ष्य होता है कि आप लोगों को एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को तैयार किया जाए। लेकिन हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, फिर भी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जल्दी से जल्दी प्रश्नों को कराता चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जल्द से जल्द इसको हल कीजिए और बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है और इस प्रश्न का मतलब क्या है। चलिए दोस्त, बताइए तो इस प्रश्न के मतलब को बताइए, मजा ही आएगा आप लोगों को ऐसे प्रश्नों के लिए। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अब बताइए, सबसे पहली बात है कि एक फोकस लेंस वाला किसी एक बीमारी के लिए किया जाएगा। दो फोकस दूरी वाले, दो भिन्न प्रकार के फोकस दूरी वाले, तो दो प्रकार की बीमारियां भी तो होंगी। जैसे अवतल लेंस हुआ, उत्तल लेंस हुआ। अवतल लेंस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कनकेव एंड कन्वेक्स, दो लेंस होते हैं। अब दोनों लेंसों में कौन सा लेंस किस बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? जानते हैं, आंख में आपके एक होती है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई देना, नहीं दिखाई देना, और निकट दृष्टि दोष, निकट। तो ऐसे में आपको लेंस की जरूरत पड़ती है, लेंस लगा दिया जाता है जिससे आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। तो इसमें देखेंगे आप, दिया है पहले मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर का मतलब हो गया दूर, हाइपर का मतलब क्या हो गया? दूर, और मायोपिया का मतलब हो गया निकट। तो एक है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है क्या है? दूर दृष्टि दोष। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि आंखों में यही दो ही तो होते हैं। आंखों में जब यही दो होते हैं और यहाँ दो फोकस दूरी वाले लेंस की बात ही कर रहा है, तो दोनों बीमारियां तो आपको इसी में मिल गई। अब जो दोनों बीमारियां मिल गई भाई, तो बाकी और देखने की जरूरत ही क्या है? बाकी और देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं, ये अपने आप ही कट जाते हैं। देखिए, मायोपिया या का मतलब होता है कोई एक, और यहाँ दो फोकस दूरी वाले। अब जब दो फोकस दूरी वाले हैं तो एक बीमारी पे ये लागू ही नहीं होंगे। मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं, फिर भी बात एक ही कर रहा है। उसके बाद लेकिन मायोपिया नहीं। अब इसमें भी एक ही की बात कर रहा है। तो आप स्मार्ट स्टडी अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई तीनों में तो एक ही की बात कर रहा है, चाहे जिसकी एक ही की बात कर रहा है, चाहे मायोपिया की करिए चाहे हाइपरमेट्रोपिया की बात करिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही है जिसमें दोनों की बात की जा रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं थी। आप ये कहते हैं ना कि ऑप्शन कैंसिलेशन, ठीक है, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड का प्रयोग अगर आपने कर दिया तब भी आपको ये सही हो जाता। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए, इतना आसान सा था, बताइए, जानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। चलिए, रोशनी के लिए देखिए, फिर से रोशनी आ गई है। फिजिक्स जैसे ही पढ़ेंगे रोशनी आपको देखने की जरूर मिलेगी। रोशनी मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या? ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हाँ, तो रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी बल्ब और सीएफएल, अरे भाई अभी उस दिन बताया था कंपेयर फ्लोरेंस लाइट, ठीक है, इसकी वजह से ले रहे हैं। अच्छा, मतलब रोशनी के लिए, अब वो रोशनी नहीं, लाइट के लिए, लाइट के लिए लोग अब किसका प्रयोग कर रहे हैं आप जान रहे हैं ना? लाइट के लिए लोग बल्ब के स्थान पर, नॉर्मल जो बल्ब था
नॉर्मल बल्ब आपका 100 वाट का होता था मेरे भाई। कितने का? 100 वाट का होता था। लेकिन अब जो एलईडी और सीएफएल आते हैं ये 7 वाट के हैं, 8 वाट के हैं। ठीक है, 7 वाट, 8 वाट, 10 वाट, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये बताइए, तो ये अब आपको समझ में आएगा कि साधारण बल्ब ज्यादा, माफ कीजिएगा, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए कहा ना, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की क्लास मिस ना हो इसलिए उपस्थित हूँ आपके साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, क्लास आराम से होगी। और देखिए क्या कह रहा है कि ये जो साधारण बल्ब होता है ये 100 वाट का होता है, मतलब कि एक बल्ब जलाने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। लेकिन यहीं पर सीएफएल या फिर आप एलईडी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक 7 वाट का, 7 का मतलब अगर साधारण बल्ब और इसके मुकाबले की बात करें तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 14 बल्ब, मतलब एक बल्ब जहां जल रहा है वहां पर आप 14 लगभग 14 बल्ब जला सकते हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? तो आप कहेंगे भाई ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम ज्यादा बल्ब जला सकते हैं। एक बल्ब जलाने का मतलब है एक ही जगह पर जला सकते हैं, लेकिन 14 बल्ब पूरे घर में जला देंगे और उतनी ही बिजली की खपत होगी, उससे कम बिजली की खपत हो सकती है। तो कौन सा अच्छा पड़ेगा, एलईडी या फिर साधारण बल्ब? इसीलिए साधारण बल्ब का उठान हो गया भाई, वो मिलता नहीं है। अब साधारण बल्ब छोड़ दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें अब आसान क्या होगा, तो ऊर्जा दक्षता के कारण, किसके कारण? ऊर्जा दक्षता के कारण मेरे भाई ये एलईडी, और क्योंकि इनकी ऊर्जा दक्षता देखिए कितनी कितनी है। उसको 100 वाट में कितना चाहिए होता है, एक के लिए 100 वाट चाहिए होता है, लेकिन इसको जलने के लिए 7 वाट का ही लाइट आपको मिल गया तो ये जल जाएगा। ठीक है, चलिए आसान सी बात, अच्छी सी बात। चलो आइए, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण में सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें से पूछ रहा है। तो ये देखिए कार हेडलाइट, कार हेडलाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? तो कार हेडलाइट में आपको देखेंगे आप अवतल का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश लाइट ये भी अवतल का, और बाइस्कोप यार इसमें दोनों किया जाता है, अवतल प्लस उत्तल दोनों का किया जाता है। बाइस का नाम ही है बाइस्कोप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है भाई, माइक्रोस्कोप में सबसे पहली अच्छी बात है कि एक केवल उत्तल दर्पण लेंस का प्रयोग किया जाता है, केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलें। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि, हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आप बताइए क्योंकि भाई, बताइए आप क्योंकि क्या होता है इसमें? हाँ, तो हम चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंख को विभिन्न छवियों को देखने के लिए अनुमति देते हैं, नहीं गलत बात है। चलिए, 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। सही बात है भाई, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही ऑप्शन है। बहुत ज्यादा ऑप्शन पढ़कर मैं समय आपका जाया नहीं करूंगा। तो ये देखिए, तो जो 3D फिल्में होती हैं इसमें विशेष रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, आभास ही नहीं कर सकते उनको। ठीक है, तो उसके लिए हम विशेष प्रकार के जो ग्लासेस हैं उनका प्रयोग करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलो, 4 प्रश्न हो गया, 5वां प्रश्न आपके लिए, लीजिए। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो आप जानते हैं कि पेरिस्कोप में साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है, ना ही उत्तल का, ना ही अवतल का, ना ही अवतल का और ना ही उत्तल का प्रयोग किया जाता है। अभी अभी आप देखे हैं कि माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर यही मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया की बात किया जाए तो दोनों, ये ही दोनों उसमें प्रयोग किए जाते हैं। और ये पेरिस्कोप की बात करें तो पेरिस्कोप में साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म का प्रयोग कब किया जाता है? आप जानते हैं, प्रिज्म का प्रयोग जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, उसको इस पर डालने से इसकी जो 7
रंग की किरणें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तितर बितर कर देता है उनके रंगों को। लीजिए प्रश्न नंबर 6, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? इसमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है भाई, इसको बताना है। ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है किसमें? अच्छा ये आसान सा है यार, इसको आप कमेंट करके बताइए। ये आसान सा है, आप इसको मेरे लिए कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या पेरिस्कोप होगा, अभी अभी बता के आ रहा हूँ मैं क्या होता है, क्या फिर टेलीस्कोप होगा, क्या फिर माइक्रोस्कोप होगा, क्या फिर स्टेथोस्कोप होगा, स्टेथोस्कोप होगा। इसमें से तो समझ में आ रहा है, अभी मैं 3 ऑप्शन तो ऐसे पढ़ा के आ रहा हूँ। बचा एक ऑप्शन आपको करना है, वही बचा हुआ है। 3 ऑप्शन तो मैं आपको ऊपर मिल गया है आपके, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर अगला आपके सामने, इसको जरा बताइएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग क्यों किया जाता है या किसमें किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग कैसे किया जाता है? कपड़ों की छपाई में भी किया जाता है, आग बुझाने में भी किया जाता है। कपड़ों की छपाई और आग बुझाई दोनों में किया जाता है, यानी कि इन दोनों में किया जाता है। ए और बी दोनों में किया जाता है, ए प्लस बी दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कपड़ों की छपाई में भी किया जाता है और आग को बुझाने के लिए भी इसका अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चले। कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लिया कीजिए, क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ बहुत ज़्यादा ना करूँ, आपके प्रश्न जरूर करा दूँ। प्रतिकण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया था। प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल जिसे आप कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल जिसे कहते हैं या प्रतिकण जिसे कहते हैं, इसका जो इसकी उपस्थिति है उसको सैद्धांतिक रूप से यानी कि सिद्धांतों पर किसने प्रतिपादित किया? इसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें कोई वो नहीं है भाई, सीधी सीधी बात है बताने को। तो पीएम डिरॉक नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, इसको प्रतिपादित किया था, ऐसी परिकल्पना इन्होंने दी थी। किसने? पीएम डिरॉक। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? अरे भाई समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? समुद्र का जल खारा होता है, समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, समुद्र में नमक पाया जाता है। आप जानते हैं ये सारी चीजें, जब जानते हैं तो ये प्रश्न बहुत आसान सा हो गया। आयोडीन कहाँ है भाई, लीजिए और ऑप्शन लगा के आगे बढ़िए। चलिए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो भाई आप लोग आंख बंद करके करें। साधारण नमक होता है, अरे भाई एक मिनट, सबका मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, आप बता दीजिएगा। NaCl है और सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि Na2CO3 है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3 है, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि एक मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, Cl को कहाँ लिख रहा हूँ, CaO3, ठीक है, कार्बोनेट। क्लोरीन में कहाँ लिख रहा था, यहाँ पे क्लोरीन को हटा दिया जाए, CaO3, ठीक है, ये हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड क्या कहा जाता है साधारण नमक को? तो आपको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं भाई, ये आप जानते हैं, पहले से आप लोग जानते हैं कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि अभी इसके ऊपर गया है। आप जानते हैं कि समुद्र का जल खारा क्यों होता है? आप जानते हैं कि उसमें साधारण नमक पाया जाता है, जिससे समुद्र के पानी से नमक भी बनाया जाता है। और उसमें क्यों बनाया जाता है? जानते हैं कि शैवाल होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। वो पानी को खारा कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं? पानी को खारा कर देते हैं, और उसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक, चलिए दोनों का ऑप्शन एक साथ मिक्स करके आप पढ़िए, अच्छा लगेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होता है। अरे भाई सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल है कहाँ? सल्फ्यूरिक अम्ल का, अरे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एनहाइड्राइड का मतलब ये देखिए, सल्फ्यूरिक जब तक नहीं लगाएंगे आप कैसे होगा? सल्फ्यूरिक आप नहीं लगाएंगे, एनहाइड्राइड मैच कर रहा है कि नहीं? SO3 जब इसमें मैच करवाएंगे H2O से क्रिया करवाते हैं तब तो बनता है ये। H2O से क्रिया करवाते हैं, किसकी क्रिया करवाते हैं? ये
सल्फाइड का, तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, यानी कि H2SO4 बना लेता है। देखिए सिंपल सी क्रिया है, आराम से आप इसको पहचान सकते हैं। लीजिए बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत है यार, एकदम आसान आसान से प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं किसी में। बस आप इसे छोड़ दिए हैं, इसे डर जाते हैं यार। फिजिक्स और केमिस्ट्री नाम सुनते ही आप लोग भौचक्का हो जाते हैं, नाम सुनते फिजिक्स केमिस्ट्री इतना आसान सा है ना, घलुआ है। एक को पकड़िए, उसके साथ जैसे नहीं खुलता जाता है धागा, धागा खुलता जाता है, तो उसी तरह से ये भी सूत्र भी खुलते जाते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, वो भी हमारे साथ। अम्ल वर्षा किसके किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अच्छा, ये पूछ रहा है अम्लीय वर्षा के कारण कौन से हैं। अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के कारक पूछ रहा है, किसके कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा आप जानते हैं कि भाई नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखिए नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, जिससे नाइट्रिक अम्ल बन जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। कौन बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 बन जाता है, और प्लस नहीं, ये दूसरा वाला सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बन जाता है। और ये जहां भी पड़ता है मारता है, वहां का रंग संग सब कुछ उड़ा देता है, एकदम से वहां पे बदरंग हो जाता है, रंग उड़ जाते हैं, उनके फट जाती हैं दीवारें, कपड़े बांध देती हैं। तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और क्या बनाता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। तो ये दोनों के दोनों अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। एक नाइट्रस ऑक्साइड है जो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, कौन से अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और दूसरा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। Oh, this is the last question in this series। यानी कि आज 12 प्रश्न थे, हो गए, अच्छे प्रश्न थे, बेहतरीन प्रश्न थे। जो केमिस्ट्री के प्रश्न वो आसान प्रश्न थे, बाकी जो आपके फिजिक्स के थे वो थोड़ा सा आपको लेंस में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर के हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन थे। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, देखिए अभी मैंने बताया ना कि नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, वो सब चीज़ें जानते अगर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। ये सब चीज़ें जानते रहेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई प्रश्न हल करने में मदद करता है। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लाइक व कमेंट करते रहा कीजिए, ताकि आपका और हमारा दोनों लोगों का साथ हमेशा बना रहे, सक्रिय रूप से हम लोग आपसे साझेदारी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय।